ऑन सैटरडे 26 अगस्त 1978 की शाम को करीब 6:15 पर दो टीनेज भाई बहन अपने घर से निकलते हैं ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। उस प्रोग्राम का नाम था युवा वाणी। उन दोनों को दिल्ली के संसद मार्ग वाले रेडियो ऑफिस में 7 बजे तक पहुंचना था और वैसे तो वो रेडियो स्टेशन उनके घर से करीब 10-15 मिनट की दूरी पर ही था, लेकिन उस वक्त दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इसलिए थोड़ी दूर चलने पर उन्हें लगा कि शायद वो वहाँ पहुँचने में लेट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने किसी से लिफ्ट लेने का सोचा। थोड़ी देर वेट करने पर उन्हें स्कूटर से आ रहे MS नंदा दिखाई दिए। उन्होंने उनसे लिफ्ट मांगी एंड MS नंदा ने उन बच्चों को दौला खान से गोले दक खाने तक ड्रॉप कर दिया था। एट 6:30 वो दोनों जल्दी में रेडियो ऑफिस की तरफ जा रहे थे। देन उनके पास एक मस्टर्ड कलर की कार आकर रुकती है। उस कार में 2 आदमी बैठे हुए थे। वो दोनों वेल ड्रेस थे और वो बच्चों से इंग्लिश में बात कर रहे थे एंड वो उन्हें लिफ्ट ऑफ़र करते हैं। उनका बिहेवियर देखकर दोनों बच्चों को कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ना सोचते हुए उनकी कार में बैठ जाते हैं। बिकॉज़ वो दोनों ऑलरेडी लेट हो चुके थे और बारिश भी तेज़ होती जा रही थी, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि ये लिफ्ट उनकी ज़िंदगी की आखिरी लिफ्ट बनने वाली थी। हे एवरीवन, दिस इज़ बी क्रिपी एंड माय नेम इज़ हर्ष। और आज का केस जो हम कवर करने वाले हैं वो दिल्ली का एक हॉरिफिक केस है। और जिस टाइम पर ये क्राइम कमिट हुआ था उस टाइम पर दिल्ली काफ़ी सेफ हुआ करती थी। आज के मामले में तो उस टाइम पर लोग एक दूसरे पर यकीन किया करते थे। उस टाइम पर लोग इतना यकीन करते थे एक दूसरे पर कि वो किसी से भी लिफ्ट मांग लिया करते थे। एंड उस टाइम पर दिल्ली में क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा कम था। मर्डर तो बहुत दूर की बात है, किसी की किडनैपिंग करना भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती थी। लेकिन आज के दिल्ली में तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। एंड आज जो केस हम कवर करने वाले हैं उस पर एक नेटफ्लिक्स बेस्ड सीरीज़ भी आ चुकी है जिसका नाम है राख। मैंने सीरीज़ देखी है। सीरीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीरीज़ है। बट इस सीरीज़ को थोड़ा सा फिक्शनलाइज किया गया है। बट हम इस वीडियो में इस केस की पूरी डिटेल्स आपको डॉक्यूमेंट्री में बताने वाले हैं। ओके, लेट्स फॉरवर्ड फॉर टुडेज केस, रंगा बिल्ला केस। दिल्ली के दौला खान की एक ऑफिसर एनक्लेव में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें मदन मोहन चोपड़ा was a captain in the Indian Navy and his wife was a teacher and his daughter Geeta Chopra was a 16.5 years old and वो जीसस एंड मैरी कॉलेज न्यू दिल्ली में 2nd ईयर में पढ़ती थी। एंड हर ब्रदर संजय चोपड़ा was 14 ईयर ओल्ड और वो उस वक्त मॉडर्न स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। ये फैमिली काफ़ी अच्छी और लविंग फैमिली थी। ये काफ़ी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि वो इंडियन नेवी में कैप्टन थे तो उनके घर में डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा था। वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे। एंड गीता को सिंगिंग बहुत पसंद थी, इसलिए उसे रेडियो स्टेशन में एक प्रोग्राम युवा वाणी में बुलाया जाता है। उसे वहाँ पर एक गाना गाना था, इसलिए वो उस दिन 26 अगस्त को अपने घर से रेडियो स्टेशन की तरफ निकलते हैं। और वो शो 7 बजे शुरू होना था, इसलिए उनके पेरेंट्स 7 बजे बहुत ही एक्साइटेड होकर रेडियो ओपन करके बैठते हैं ताकि वो अपनी बेटी की आवाज़ उस रेडियो में सुन पाएंगे। लेकिन 7 के 7:30 बज जाते हैं, 7:30 के 8 बज जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की कोई भी आवाज़ रेडियो में नहीं सुनाई देती। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद वो रेडियो स्टेशन में पहुंचने के लिए लेट हो चुके होंगे, इसलिए वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे। करीब 8:30 बजे बारिश भी बंद हो चुकी थी, इसलिए कैप्टन चोपड़ा अपने घर से स्कूटर लेकर रेडियो स्टेशन की तरफ उनको लेने के लिए जाते हैं। एंड वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि गीता और संजय रेडियो ऑफिस अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं। रिकॉर्ड बुक्स में भी उनकी एंट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इस बात से चोपड़ा थोड़ी सी टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी लगता है कि शायद संजय और गीता अपने किसी रिलेटिव या फिर अपने किसी फ्रेंड के वहाँ चली गई होगी। इसलिए वो एक एसटीडी पर जाते हैं और वहाँ से
अपने घर पर अपनी वाइफ को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अपने जितने भी रिलेटिव्स पास में रहते हैं और उनके अपने बच्चों के जो फ्रेंड्स पास में रहते हैं उनसे कॉल करके पूछो कि संजय और गीता कहाँ पर हैं। एंड उनकी वाइफ सबको कॉल करके पूछती है। एंड कैप्टन चोपड़ा जब घर पहुंचते हैं और वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या उन्हें कुछ पता चला, तो उनकी वाइफ बहुत ही टेंशन भरी आवाज़ में उनको कहती है कि नहीं, गीता और संजय किसी के भी घर नहीं गए हैं। इस बात से वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं, इसलिए वो अपने घर से निकलते हैं और वो हर जगह पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि संजय और गीता आखिर गए कहाँ पर। लेकिन काफ़ी देर ढूंढने पर भी उन्हें संजय और गीता का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए वो थक हार कर करीब 10:30 बजे पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं। एंड टेंशन भरी आवाज़ में वो पुलिस को बताते हैं कि उनके बच्चे शाम से मिसिंग हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए किसी की किडनैपिंग का केस आना उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी। इसलिए पुलिस उसी वक्त मौके पर उनकी तलाश शुरू कर देती है। एंड काफ़ी सर्च करने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन बारिश तेज होने की वजह से वो इस सर्च ऑपरेशन को सुबह के लिए डिले कर देते हैं। देन अगले दिन 28 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे मोहनदास अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जा रहा था। तभी उसे वहाँ कीचड़ में कुछ दिखता है। पहले उसे लगता है कि शायद वो किसी के कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा करीब जाने पर उसे पता चलता है कि वो कोई कपड़े नहीं थे, बल्कि 2 बच्चों की बॉडीज़ थी। जब वो ये मंजर देखता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है और सीधा भागते हुए पेट्रोलिंग कर रहे कांस्टेबल रोहतास सिंह को इन्फॉर्म करता है कि वहाँ जंगल में 2 बच्चों की बॉडीज़ पड़ी हुई है। एंड रोहत सिंह उसी वक्त पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। एंड देन करीब 12 बजे वहाँ पर कैप्टन चोपड़ा को बुलाया जाता है, बिकॉज रिसेंट में सिर्फ उनके ही 2 बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट आई थी। कैप्टन चोपड़ा वहाँ पर पहुँचते हैं एंड उन बॉडीज़ को देखकर कैप्टन चोपड़ा एकदम से शॉक में चले जाते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि वो दोनों गीता और संजय ही हैं। थोड़ी देर में ये खबर इंडिया में हर जगह आग की तरह फैल जाती है एंड पुलिस भी एक्टिवली मर्डर्स को ढूंढने लगती है। देन ऑन 31 अगस्त पुलिस को मंजली पार्क में सेम किडनैपिंग कार की तरह एक अबेंडेंड कार मिलती है। एंड जब पुलिस उसकी छानबीन करती है तो पुलिस को उसी कार में से मर्डर वेपन मिल जाता है। एंड उस कार में ब्लड स्टेन भी थे और वो स्टेन्स ये कंफर्म कर रहे थे कि जो किडनैपिंग और मर्डर हुआ है वो इसी कार के थ्रू हुआ है। लेकिन पुलिस को इतना कुछ मिलने के बावजूद भी पुलिस को मर्डर्स का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, बिकॉज जब पुलिस उस कार की डिटेल्स निकालती है तो उन्हें पता चलता है कि ये कार किसी अशोक शर्मा के नाम पर है और उसने कुछ ही दिन पहले इस कार की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखा दी थी। इसलिए शक अशोक शर्मा पर नहीं जाता। जब पुलिस कार और बॉडीज़ को फोरेंसिक में भेज देती है तो वहाँ पर ये पता चलता है कि कार में उन्होंने पहले से ही डोर हैंडल्स को निकाल दिया था, ताकि जब वो किसी को किडनैप करें तो वो डोर हैंडल्स ओपन ही ना हो। एंड उसमें जो ब्लड स्टेन्स मिले थे, डॉक्टर ने ये कंफर्म किया कि वो 2 से ज़्यादा लोगों के थे। एंड कार में से फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए थे, लेकिन बारिश की वजह से बॉडीज़ डिकम्पोज होने लगी थी, इसलिए डॉक्टर्स को बॉडीज़ में से कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता। एंड डिकम्पोजिशन की वजह से उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि गीता के साथ क्या क्या हुआ है। बस उन्हें यही पता चलता है कि संजय पर बहुत ज़्यादा गहरे बाउंड्स से एंड गीता पर भी बहुत ज़्यादा गहरे बाउंड्स से, बट गीता की जो जॉ थी वो टूटी हुई थी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये केस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। इसी वजह से उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुके थे एंड उन्होंने ही इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था। इसी वजह से ये केस काफ़ी हद तक एक हाई क्लास केस बन चुका था। लेकिन इतने हैवी प्रेशर होने के बावजूद भी पुलिस उन दोनों मर्डर्स को नहीं पकड़ पा रही थी। एंड कुछ हफ्तों बाद
8 सितंबर वाले दिन एक ट्रेन कालका मेल आगरा के पास पड़ने वाले यमुना रिवर ब्रिज पर से धीरे धीरे जा रही थी। तभी उस ट्रेन पर 2 आदमी चढ़ जाते हैं, लेकिन वो जो कोच चूज़ करते हैं वो कोच मिलिट्री रिजर्व था और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री वाले ही बैठे थे। लेकिन वो आदमी जब उस कोच में चढ़ते हैं तो आर्मी वाले उनको देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये कोई आर्मी पर्सन्स नहीं है। इसलिए वो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो दोनों आर्मी वालों को देखकर ये कहते हैं कि हम भी आर्मी से ही हैं, इसलिए हम इस कोच में चढ़े हैं। लेकिन जब आर्मी वाले उनसे पूछते हैं कि अपना आईडी कार्ड बताओ, तो वो थोड़ा सा झिझकने लगते हैं। एंड उसी वक्त उनमें से लेस नायक एवी शेट्टी को याद आता है कि ये दोनों वही क्रिमिनल्स हैं जिसकी फ़ोटोज़ उन्होंने कुछ ही देर पहले न्यूज़पेपर पर देखी थी। इसलिए वो उसी वक्त दोनों को पकड़कर बांध देते हैं और अगली सुबह 9 सितंबर को आर्मी वाले उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब पुलिस को 2 मुजरिम तो मिल गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये कंफर्म नहीं था कि ये मुजरिम वही दोनों हैं या फिर कोई और। पहले तो वो यही कह रहे थे कि वो नहीं हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से पकड़ लिया गया है। लेकिन जब फोरेंसिक्स ये कंफर्म करती हैं कि जो फिंगरप्रिंट्स उस कार में मिले थे और जो ब्लड स्टेन्स उस कार में मिले थे वो दोनों इन दोनों से मैच कर रहे थे। लेकिन ये दोनों थे कौन? ये थे रंगा और बिल्ला। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा राजस्थान से बिलोंग करता था एंड जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला वो मुंबई में रहता था। एंड जो बिल्ला था उसका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा डार्क ही था। उसने पहले भी बहुत सारे मर्डर्स किए थे एंड पुलिस स्टेशन में उसका रिकॉर्ड ज़्यादातर चोरी चकारी करने का ही था, लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं गया था। एंड पुलिस जब अपने तरीके से उनसे जब इंफॉर्मेशन निकालने लगती है तो जो पुलिस को पता चलता है उनसे पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि वो उस रात को एक गाड़ी चोरी कर कर ये प्लान बनाते हैं कि रास्ते में जो भी उन्हें पहले दिखेगा वो उन्हें किडनैप करेंगे, उन्हें धमकाएंगे, उन्हें मारेंगे, हो सके तो उन्हें लूट लेंगे या फिर उनके घर पर कॉल करके फिरौती का पैसा मांगेंगे। ऐसे ही वो जब दौला खान से जा रहे थे तो उन्हें संजय और गीता रास्ते पर मिलते हैं। वो उनके पास जाकर उन्हें लिफ्ट ऑफ़र करते हैं और जैसे ही संजय और गीता उस कार में बैठ जाते हैं तो वो उन्हें किसी सुनसान इलाके की तरफ ले जाते हैं। सुनसान इलाके पर जाने पर वो उनसे अपने घर पर कॉल करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके फादर आर्मी में हैं तो वो पहले तो शॉक हो जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें डर लगता है। लेकिन वो बाद में सोचते हैं कि किसी आर्मी वाले के पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चों के लिए कि वो इतना पैसा दे सकें। इसलिए वो पहले तो सोचते हैं कि ये उन दोनों को छोड़ देंगे। लेकिन जब उनके दिमाग में ये हिट होता है कि वो एक आर्मी पर्सन है तो उन्हें पता था कि किसी आर्मी वाले से पंगा लेना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। एंड उन दोनों बच्चों ने उनके चेहरे तो देख ही लिए थे, इसलिए फंस जाने के डर से वो दोनों उन दोनों को किसी सुनसान जंगल में ले जाते हैं। जंगल में जाते देख गीता और संजय उन पर हमला कर देते हैं। पहले तो संजय और गीता उन पर अच्छे खासे पंचेस करते हैं, उन्हें मारते हैं, लेकिन उनमें से रंगा पास में पड़ी तलवार उठाकर सीधा संजय के पेट में खुबा देता है। एंड गीता ये सब देखकर डर गई थी, लेकिन फिर भी बहादुरी से वो उस तलवार को पकड़ती है और तलवार को खींचकर सीधा बिल्ला के सिर पर मार देती है। एंड इसी अफरा तफरी में वो जंगल में गाड़ी रोकते हैं और संजय और गीता को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालकर वो उन दोनों को बहुत पीटते हैं। लेकिन फिर भी गीता और संजय उन पर हमला करते रहते हैं, किसी तरह से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी बच्चे ही थे और वो दोनों मंजे हुए क्रिमिनल्स थे। एंड अब जो डिस्टर्बिंग बात मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि पहले तो वो संजय को पूरी तरह से मार देते हैं
एंड वो गीता को थोड़ी आगे लेके जाते हैं एंड वो गीता को ये कहते हैं कि अगर वो चाहती है कि वो उन दोनों को छोड़ दे तो वो चुप करके बिना किसी ज़बरदस्ती के वो जो चाहते हैं वो उन्हें करने दे। पहले बिल्ला गीता का करता है एंड देन वो रंगा को भी गीता का रेप करने को बोलता है। वैसे ही रंगा भी उसका करता है एंड बाद में वो उसे मार देते हैं एंड वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि गीता और संजय ने उन दोनों को इतना बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था कि उनको ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल में जाना पड़ गया था। ये तो हुआ उनका कन्फेशन, जो बाद में वो इस कन्फेशन पर कोर्ट में मुकर भी गए थे। उनका कहना था कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उनसे ये कन्फेशन करवाया है, लेकिन पुलिस ने एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के रखी थी और पुलिस की रिपोर्ट में जो था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस की रिपोर्ट में सबसे पहला स्टेटमेंट था MS नंदा का, जिसने उन्हें सबसे पहले लिफ्ट दी थी एंड उसके बाद करीब 6:30 पर भगवान दास बंगला साहिब से नॉर्थ एवेन्यू की तरफ जा रहे थे। तभी वो एक मस्टर्ड कलर कार को नोटिस करते हैं। उस कार में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तब वो अपने को उस कार के पास ले जाकर रोकते हैं और वो उस कार के अंदर देखते हैं कि उस कार में एक लड़की ड्राइवर के बालों को पकड़कर खींच रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी और उसके साथ में एक छोटा लड़का को ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी से लड़ रहा था। वो उस कार को रोकने की कोशिश करते हैं बट वो उस कार को रोक नहीं पाते। दास आइडेंटिफाइड दैट कि करीब 6:45 पर वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। वो पुलिस को उस कार का नंबर HRK 8930 भी बताते हैं, लेकिन ऑपरेटर बाय मिस्टेक उस नंबर को MRK 8930 नोट कर लेता है। दास पुलिस को ये भी बताते हैं कि उस कार में लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। देन थोड़ी देर बाद विलिंगटन हॉस्पिटल के कैजुअल्टी ब्लॉक के पास जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत काम से अपने घर लौट रहे थे। तभी वो सामने कार देखते हैं जिसमें एक बच्चा खून से भरे हाथ कार की खिड़की से बाहर निकालकर हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन वो कार काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए इंद्रजीत काफ़ी देर तक उस कार को फॉलो करते हैं। लेकिन ही लॉस्ट द कार बिकॉज वो कार एक रेड लाइट को क्रॉस कर देता है। इवन कि इंद्रजीत ने उसी वक्त कार की नंबर को नोट करके राजेंद्र नगर स्टेशन में रिपोर्ट भी किया था, बट पुलिस ने यहाँ बहुत स्लो रिएक्ट किया बिकॉज पुलिस को लगा ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है और ये उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर पड़ता था। इसलिए कोई भी एक्शन करने के लिए पुलिस को मेरठ हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती, इसलिए दे जस्ट इग्नोर द कंप्लेंट। देन 10:15 पर वही किडनैपर्स कार में विलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उन दोनों में से एक के सिर पर एक कट था। नर्स उसके स्कल का स्कायाग्राफ करते हैं एंड मरहम पट्टी करने के बाद उनसे नाम पता पूछा जाता है तो वो डॉक्टर्स को अपना गलत नाम बताते हैं एंड वो एक नकली स्टोरी बनाकर उन्हें बताते हैं कि कुछ चोरों ने उन पर हमला कर दिया था। उस वक्त कांस्टेबल रणबीर सिंह हॉस्पिटल ड्यूटी पर थे। उन्होंने उनकी स्टेटमेंट ली जिसमें उन्होंने बताया कि काली मंदिर के पास बंगला साहिब रोड पर चोरों ने उन पर हमला कर दिया था एंड चोरों ने आयरन रॉड से उसे हिट भी किया था और उन्होंने उसकी वॉच भी चुरा ली थी। कांस्टेबल ने उसी वक्त मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया। एट 10:50 PM 2 पुलिसमैन मंदिर मार्ग स्टेशन से निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। एट 11:10 PM रंगा और बिल्ला दोनों डॉक्टर की एडवाइस ना मानकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त वो 2 पुलिसमैन वहाँ पहुँच जाते हैं। SI रामचंद्र एंड कांस्टेबल हरीश राम उन दोनों को उस स्पॉट पर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वहाँ कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं मिलते। एंड देन SI एंड कांस्टेबल उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। देन 1:45 AM पर वो दोनों स्टेशन से चले जाते हैं, पर जाने से पहले पुलिस उन्हें फिर से मॉर्निंग में आने को कहती है, बट ऑब्वियस वो दोनों वापस नहीं आते। इसलिए अगले दिन
चांदेर जब उनके दिए हुए एड्रेस पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि उन्होंने गलत एड्रेस दिया था। एंड देन चांदेर उनकी गाड़ी के नंबर की इंफॉर्मेशन रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो व्हीकल नंबर तो किसी स्कूटर का था। एंड उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है। एंड उनकी यही गलती उनको पकड़वा देती है। पहली गलती तो वो ये करते हैं कि वो जिन बच्चों पर हाथ डालते हैं वो बच्चे आर्मी ऑफिसर के बच्चे थे और वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। एंड सेकंड गलती उन्होंने ये की कि वो हॉस्पिटल चले गए। और थर्ड गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इतना ज़्यादा क्राइम कर दिया था कि उनके पाप का घड़ा भर चुका था। प्रॉपर एविडेंस, आई विटनेसेस और क्राइम की डेप्थ को देखते हुए कुलजीत सिंह उर्फ रंगा एंड जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला अंडर सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 34 अंडर सेक्शन 363 किडनैपिंग, 365, 360 एंड 367 के अंडर उन दोनों को फांसी की सज़ा होती है। एंड फाइनली ऑन 31 जनवरी 1982 को उन दोनों को फांसी दे दी जाती है। आफ्टर दिस इंडियन काउंसिल 16 साल के कम एज के बच्चों को आज तक ब्रेवरी अवार्ड्स देते हैं और वो ब्रेवरी अवार्ड्स का नाम है गीता चोपड़ा अवार्ड एंड संजय चोपड़ा अवार्ड। एंड इसी केस के बाद ही पूरी दुनिया को ये भी पता चला कि किसी से लिफ्ट मांगना, किसी अनजाने पर, किसी स्ट्रेंज पर यकीन करना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। ओके, दैट्स फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्रीपी वीडियो में, क्रीपी केस में। तब तक के लिए बाय बाय।